नमस्कार साथियों, मैं आर.एस. अभिमन्यु सिंह कुंतल टिप्स फ्रॉम टॉपर्स की सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर रवि गोयल। सर इससे पहले 3 बार आर.एस. का इंटरव्यू दे चुके हैं और अंतिम रूप से तीनों बार सर का चयन हुआ। आर.एस. 2018 में सर ने 7th रैंक हासिल की। सर आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर मेरा आपसे पहला सवाल है कि इंटरव्यू की तैयारी शुरू कैसे की जाए? थैंक यू अभिमन्यु। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभिमन्यु ने बताया कि मेरा नाम रवि कुमार गोयल है और आर.एस. 2018 में मेरी 7th रैंक प्राप्त हुई। इससे पहले भी मैं 2 बार आर.एस. का एग्ज़ाम दे चुका हूँ। आर.एस. 2013 जिसमें 870वीं रैंक हासिल हुई, उसमें मैंने साक्षात्कार दिया था। अंतिम रूप से मेरे को कोई भी सेवा आवंटित नहीं हो पाई थी। इसके बाद दूसरी बार मैंने आर.एस. 2016 में प्रयास किया, उसमें मेरे को 95वीं रैंक हासिल हुई। उसमें मैंने साक्षात्कार दिया था और मुझे राजस्थान लेखा सेवा में मैंने 2 से 2.5 साल सर्विस की है। अंतिम रूप में फिर राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 7वीं रैंक हासिल कर अभी मैं अभिमन्यु और मैं दोनों बैचमेट हैं और अपनी ट्रेनिंग को ख़त्म कर ACM अंडर ट्रेनिंग दोनों फील्ड में पोस्टेड है। ठीक है। साक्षात्कार के लिए किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी शुरू करनी है तो उसको साक्षात्कार को 4 भागों में विभाजित कर लेना चाहिए। साक्षात्कार में व्यक्ति टू व्यक्ति साक्षात्कार वेरी करता है। पहला होता है उसकी पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल में आपको अपनी हॉबी, आपका डिस्ट्रिक्ट, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये तीनों से सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा होता है आपको बेसिक नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कुछ भी संबंधित एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपको आपके इन एंड अराउंड किस तरीके से मुद्दे चल रहे हैं उनके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होता है। चौथा विषय होता है हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। और हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस जैसे कि बाढ़ का आना, कोरोना का आ जाना, इस तरीके से कोई भी हाइपोथेटिकल एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है और उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर 4 पहलुओं में इंटरव्यू को विभाजित करना चाहिए। सर ये करंट अफेयर्स के लिए कोई गवर्नमेंट पब्लिकेशन भी हम पढ़ सकते हैं जिससे कि बहुत पुख्ता नॉलेज हमें मिले? करंट अफेयर्स एक ज्वलंत मुद्दा रहता है हमेशा। जो भी एस्पिरेंट होता है वो पूछता है कि सर करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें। करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको डेली न्यूज़पेपर्स आपको पढ़ने चाहिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स 2 न्यूज़पेपर्स राजस्थान में है तो उन्हें रिकमेंडेड होते हैं। राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर उनको पढ़ना चाहिए। यदि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया जो भी है आप उनको पढ़ना चाहिए उसको। इसके अलावा जैसा कि आप पूछ रहे हो कि गवर्नमेंट पब्लिकेशंस को आपको कौन सा पढ़ना चाहिए, राजस्थान सुजस की एक मैगजीन आती है जो DIPR की वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसको आपको मंथली मैगजीन आती है तो उसको आपको रीड अबाउट करना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में और गवर्नमेंट क्या वर्किंग कर रही है इसके बारे में पूरा कंपाइलेशन होता है। सेकंड होता है आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स। आपको रेगुलर, यदि आप एक एस्पिरेंट हो, आप गवर्नमेंट में काम भी करना चाह रहे हो आगे आके, तो आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट को रेगुलर विजिट करना चाहिए। तीसरा होता है राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू। राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन के टाइम पे भी पढ़ता है और प्रिपरेशन के बाद जब इंटरव्यू होता है तो मोस्ट ऑफ द फैक्ट, मोस्ट ऑफ द स्कीम्स राजस्थान के इकोनॉमिक रिव्यू में मिल जाती है। तो स्टूडेंट को इकोनॉमिक रिव्यू को भी रीड अबाउट करना चाहिए। सर आपने बताया कि पर्सनल प्रोफाइल में अपन को हॉबी को भी तैयार करना चाहिए, तो ये हॉबी में मतलब हॉबी के बारे में मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि हॉबी व्यक्ति से व्यक्ति डिपेंड करती है कि किसी की क्या हॉबी है। ऑनेस्टली मैं बताता हूँ कि मैंने 2 बार जब पहली बार इंटरव्यू दिया था 2013 में, मैंने एक झूठी हॉबी बनाई और मैंने बोला कि मैं डायरी राइटिंग करता हूँ और मैं जाके एग्जामिनर के पास पहुँच गया और एग्जामिनर ने सवाल भी पूछे और जवाब भी दिए। जैसा कि मैंने बोला कि इंटरव्यू क्या है, साक्षात्कार है, पर्सनैलिटी टेस्ट है। वो आपकी ऑनेस्टी, आपकी पर्सनैलिटी को जानना चाह रहे हैं। ठीक है, 2016 में मैंने ऑनेस्टली बोला कि सर मेरी हॉबी नहीं है और 2018 में भी उन्होंने बोला कि मेरी हॉबी है, तो मैंने अगेन 2018 में भी यही बोला कि मेरी हॉबी नहीं है। तो मैं सारे अभ्यर्थियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी जो ऑनेस्टी है आप उसको बना के रखें। यदि आपकी हॉबी है तो बताएं, हॉबी नहीं है तो आप ऑनेस्टली बोल दें कि आपकी हॉबी नहीं है। मेरे से एग्जामिनर ने पूछा कि सर आपकी हॉबी नहीं है तो आप कैसे अपने आप को सस्टेन करते हैं, तो मैंने जवाब दिया कि सर मेरे हॉबी तो नहीं है लेकिन मेरे इंटरेस्ट हैं, वेरियस इंटरेस्ट हैं। सर मेरा मूड टू मूड वेरी करता है कि कई बार मुझको अच्छा लगता है कि मैं गाने सुनूं, मूवी देखूं, डायरी राइटिंग भी अच्छी लगती है, वेरी करता है, खेलना भी अच्छा लगता है कई बार। लेकिन मेरा एक पर्टिकुलर जो बोलते हैं कि हॉबी है, वो एक हॉबी मैं शायद जनरेट नहीं कर पाया हूँ। तो मैंने ऑनेस्टली वहाँ पे मना कर दिया कि मेरी हॉबी नहीं है। तो जो भी अभ्यर्थी
जो हॉबी रखता है यदि उसकी रियल में हॉबी है तो वो बताए, नहीं है तो आप उसको मना कर दो, उसमें कोई बुराई नहीं है। सर बहुत बार लगभग अक्सर ऐसा होता है कि मेंस का रिजल्ट और इंटरव्यू के दौरान बहुत अधिक समय नहीं मिलता है, तो कम समय में बहुत चीज़ हमें रिवाइज करनी होती है, तो उनको कैसे रिवाइज किया जाए? अभिमन्यु, जैसा कि मैंने बताया था कि इंटरव्यू को 4 पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपकी पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल में हम सबसे पहले देखते हैं कि नाम। आरएएस में नाम, डेट ऑफ बर्थ एग्जामिनर नहीं पूछता है, यूपीएससी में नाम, डेट ऑफ बर्थ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद होता है उसका होम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट चाहे पहले इंटरव्यू दिया हुआ हो या नहीं दिया हो, पहली बार आ रहा है, चाहे 10 दिन का टाइम मिले, उसको अपनी पर्सनल प्रोफाइल में होम डिस्ट्रिक्ट प्रिपेयर करना है। होम डिस्ट्रिक्ट में उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कितनी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, होम डिस्ट्रिक्ट के अराउंड कौन कौन से मुद्दे हैं जो घूमते हैं, इन सबको एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट को प्रिपेयर करना चाहिए। दूसरा आता है उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड। सपोज करो मैं डॉक्टरेट हूँ, मैं पीएचडी हूँ, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ है, तो मेरे से रिगार्डिंग जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने क्या क्या किया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया है, डॉक्टरेट में किस सब्जेक्ट में उपाधि हासिल की है, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि मेरा जब 2018 में चेयरमैन सर का बोर्ड था, तो मेरे से क्वेश्चन चेयरमैन सर भी इसी रिलेटेड बैकग्राउंड से, तो उन्होंने लगभग 5 मिनट तक मेरे से इसी से रिलेटेड सवाल पूछे, बायोलॉजी से रिलेटेड। इवन वो इतनी डेप्थ में भी चले गए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और ऑल थिंग्स पर वो डेप्थ में चले गए। तो वो एक फिर भी एक डिफाइंड एरिया था जो मैं प्रिपेयर कर सकता था। इसके बाद आपकी होता है हॉबी। हॉबी के बारे में जैसे हम डिस्कस कर सकते हैं, एक पर्सन की हॉबी हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। ये तो हुआ पर्सनल, पहला पर्सनल प्रोफाइल। सेकंड होता है आपका बेसिक नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट जो आपने आरएएस मेंस में पढ़े हैं, उसको आप थोरोली एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कोशिश करनी चाहिए। मोटे मोटे तरीके से आपको उसको रीड अबाउट कर लो, और यदि वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग, पॉलिटी के रिगार्डिंग, तो आप उनके जवाब दे सको। थर्ड जो मैंने बताया था कि पोर्टफोलियो आता है करंट अफेयर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू जो चलता है वो करंट अफेयर्स के इन एंड अराउंड देता है। जैसे ही अभ्यर्थी का इंटरव्यू चालू होता है, थोड़े दिन होते हैं इंटरव्यू को, तो आप देखते हो कि सब इंटरव्यू में कॉमन एस्पेक्ट होता है कि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन से पर्सन इन न्यूज है, कौन से प्लेसेस इन न्यूज है, कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही है, कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं, इनसे रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं। चौथा अगेन समसामयिकी के बाद आता है अपना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, उनके बारे में आपको पढ़ना होता है। जैसा कि आपका सवाल था कि रिवीजन कैसे करें, यदि आप इनको 4 पार्ट में डिवाइड करते हो तो कुछ पोर्शन होता है वो 2 या 3-4 दिन में आप कंप्लीट कर लेते हो। उसके बाद आप धीरे धीरे, आप जैसे मुद्दे आते हैं, आप अपनी एक पर्सनल डायरी मेंटेन करो। मैंने अपनी एक पर्सनल डायरी मेंटेन करी थी। आप वर्किंग के साथ उस डायरी में आप अपने मुद्दों को ऐड ऑन करते जाओ और धीरे धीरे उनको रिपीटेडली आप उनको रिवाइज करो। तो आप यदि जॉब में है या नहीं भी है तो आप उनको इजीली रिवाइज कर सकते हो। सर इसमें मेरा एक सवाल रहेगा कि जो काल्पनिक सवाल पूछे जाते हैं, इनमें बहुत बार ऐसा होता है कि आप हाँ में जवाब नहीं दे सकते और ना ही आप ना में जवाब दे सकते हैं, तो उसका एक संतुलित जवाब किस तरह से हो सकता है? काल्पनिक सवालों में जैसा कि ऐसा भी होता है, कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं कि कई सवालों के जवाब सर देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। काल्पनिक सवाल ऐसे होते हैं जिनको आपको कोशिश करनी है चाहिए कि जवाब दिया जाए। किसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे यदि आपसे सवाल पूछा जाए तो आप ऑनेस्टली उसको मना कर दो, लेकिन काल्पनिक सवाल पे यदि आपसे सवाल पूछा जाए तो आप उसको जवाब देने की कोशिश करना चाहिए। इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी होती है थोड़ा सा। जैसे कि यदि आपसे 2021 में जब इंटरव्यू चल रहे थे तो कोविड मैनेजमेंट में बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, तो गवर्नमेंट की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की गाइडलाइंस आई थी होम डिपार्टमेंट की, वो हमने रीड अबाउट करी, उसको हमने थोड़ा बहुत पढ़ा और उसके रिगार्डिंग हमने अपना आंसर प्रोड्यूस कर दिया। 2016 में फ्लड्स के इश्यूज थे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, तो फ्लड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पेपर्स में आ रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से हैंडल कर रहा है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे, उनके बारे में क्या गाइडलाइंस आ रही है। तो ये सब हमें पढ़ना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि संतुलित जवाब हम दे पाएं, और वो सब पढ़ के ही दिया जा सकता है, उसकी हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जी सर, इसके अलावा एक दिक्कत ये आती है कि डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमें बहुत बेसिक जानकारी लेनी होती है, लेकिन कई बार इस तरह का कोई स्रोत नहीं मिलता है कि हम कहाँ से लें। तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक गवर्नमेंट की, जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट पे प्लानिंग डिपार्टमेंट या DIPR की वेबसाइट पे डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स हैं, ठीक है, या तो आप उसको डाउनलोड कर लें, उसके बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिल जाती है, या आपके हर जिले में DIPR का ऑफिस होता है, वहाँ से आप वो कलेक्ट करें, वहाँ से पढ़ें। नहीं तो क्या होता है कि गवर्नमेंट की एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है, जैसे कि अभी प्रेजेंटली कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का 2 साल कंप्लीट हुए, 3 साल कंप्लीट हुए, तो वो गवर्नमेंट के टारगेट्स एंड कंप्लीशन के बारे में एक बुकलेट्स आती है जो आपको DIPR के ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिल जाती है। तो आप वो बुक ले सकते हैं, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं।
एडिशनली यदि आप चाहें और डिटेल में पढ़ना तो जो भी राजस्थान की स्टैंडर्ड बुक होती है, लक्ष्य होती है या फिर राजपनोरमा होती है, वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ कुछ होता है, तो आप वहाँ से भी उसको कवर कर सकते हैं। सर इसके अलावा एक सवाल कि ना बहुत से फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो लगभग सिमिलर होते हैं, तो उनको मतलब किस तरह से याद रखा जाए, और या फिर उनको नहीं भी याद रखा जाए तो क्या काम चल सकता है? और फैक्ट्स के बारे में अभिमन्यु मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी अपने एस्पिरेंट्स होते हैं जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं, फैक्ट्स उनको सोशल और इकोनॉमिक फैक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी बोलती है कि आज हमने ये टारगेट पूरा किया, तो वो किसी फैक्ट से ही बता रही होती है कि एक टारगेट कंप्लीट हो गया है, हमारा सोशियो इकोनॉमिक सेंसस कंप्लीट हो गया है, सोशल इंडिकेटर्स क्या है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है। तो जो भी इससे रिलेटेड गवर्नमेंट की रिपोर्ट आती है, कोई भी मंथली रिपोर्ट आती है, एनुअल रिपोर्ट आती है, तो उसके रिगार्डिंग कोई फैक्ट आता है तो आप उस फैक्ट को अपनी वही डायरी में आप लिखें और उससे अपनी बात को जस्टिफाई करें। यदि आपसे एग्जामिनर नहीं भी पूछ रहा है तो आप वो डेटा जाके बताएं कि सर एमएमआर पहले 35% थी, अभी 25% हो गई है, ये इस फैक्ट के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। तो आपको फैक्ट को जितना हो सके एम्फसाइज करना ही चाहिए। सर बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कोई फैक्ट बोला और इंटरव्यू पैनल हमको भ्रमित करने के लिए, हमको और अच्छे से पहचानने के लिए उसको बताते हैं कि ये गलत फैक्ट है, तो उस दौरान हम कैसे उसको अपने को फेस करना है उसको? हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि वो एक पर्सनालिटी टेस्ट है। जी जी जी। और एग्जामिनर हमारी पर्सनालिटी को ही चेक कर रहा होता है, तो वो ये इस क्वेश्चन के थ्रू आपको टेस्ट करते हैं कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। यदि आप अपने लिए कॉन्फिडेंट हैं तो आप ये बोलें कि सर मैं अपने इस फैक्ट पे कायम हूँ। उदाहरण से मैं बताता हूँ, 2016 में मैं इंटरव्यू दे रहा था और इंटरव्यू में मेरे से एक फैक्ट पूछा कि राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है। तो उस वक्त हैफाजार्ड में मैंने बोला कि सर 53.9 जी। मेरे को एग्जैक्ट डेटा याद नहीं था, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंट था। उन्होंने मेरे को क्रॉस चेक किया कि क्या ये सही है, तो उस वक्त मैंने कॉन्फिडेंटली बोला कि हाँ सर सही है। बाद में आके मैंने इसका आकलन किया तो शायद मेरे लिए उस समय यही स्थिति सही थी कि मेरे को हाँ ही बोलना चाहिए। मतलब एग्जामिनर आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा होता है। फैक्ट हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आप अपने कॉन्फिडेंस में डगमगाए नहीं। आप अपना कॉन्फिडेंट रखें अपने फैक्ट के साथ, और ऐसा ना हो कि बिल्कुल ब्लंडर ही कर दें। कोई पूछ रहा हो कि आपका डिस्ट्रिक्ट अलवर पूर्व में है या पश्चिम में, आप बोले पश्चिम में और बिल्कुल अडिग हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। मतलब आपको देखना है कि किस फैक्ट पे अडिग होना है और किस पे नहीं होना है। जी सर। और सर इसी पर मेरा एक सवाल कि मान लीजिए हमने कुछ ऐसा कह दिया वहाँ पे और हमें थोड़े समय बाद लगता है कि ये हमने गलत कह दिया है, तो उस चीज़ को क्या दुरुस्त किया जा सकता है या फिर किस हाँ, तरह से? आप पार्डन कह सकते हो। सॉरी कहने में कभी भी नहीं हिचकिचाएं। मेरा 2 बार इंटरव्यू हुआ 16 और 18, जिसमें मेरी अच्छी रैंक्स भी आई थी। दोनों बार में मैंने कई बार ऐसा हुआ कि मैंने बहुत बार सॉरी बोला और मेरे को बहुत अच्छा भी नहीं लगा था, क्योंकि मैंने सॉरी बोला और मना किया था। लेकिन बाद में जब मैंने अपने मार्क्स देखे तो एहसास हुआ कि शायद उनको वो ऑनेस्टी और वो चाह रहे थे वो सही से टेस्ट कर पाए। मैं आपको उदाहरण से बता देता हूँ कि राजस्थान लेखा सेवा में मैं काम कर रहा था 2018 के इंटरव्यू के समय, और मेरे इंटरव्यू बोर्ड में 2 आईपीएस, एक आईएएस और एक आईएफएस ऑफिसर थे। उन्होंने मेरे से पूछा कि सर आप आरएएस और आरपीएस 2 सेवाओं के बारे में चयनित के बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने आरपीएस के बारे में मेरी पर्सनल चॉइस थी कि मैंने मना कर दिया था कि सर मैं सेकंड चॉइस में प्रेफर नहीं करूँगा। तो इसके लिए उन्होंने मेरे से कई बार फोर्स करके पूछा। तो आप यदि नहीं आते तो ऑनेस्टली आप मना कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए कि आपको कौन सी सेवा में चयन के लिए इच्छुक हो या नहीं हो, या आपको क्या आता है या नहीं आता है। आप जो भी चीज़ है आप रख सकते हो उसको। और गलत कह दिया तो आप माफ़ी मांग के उसको हाँ, दुरुस्त गलत कर कहते हो सकते तो आप सॉरी बोलने से बिल्कुल नहीं झिझकिचाएं। आप कह सकते हैं सर सॉरी, मैं शायद यहाँ गलत हूँ। हैं। जी सर, जी सर। ठीक है। और सर इसके अलावा कुछ ऐसे बुनियादी सवाल भी हैं कि जिनके जवाब आपको आने ही चाहिए, अगर आप उन पर सॉरी बोल रहे हैं तो सवाल ये मसला किसी हो भी सकता तरीके है। से पूछे जा सकते हैं। सवाल बेसिक ये भी पूछा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है। तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको ये जवाब आना चाहिए, लेकिन यदि आपको नहीं भी आता है तो आप वही ईमानदारी से आप मना कर दें कि सॉरी सर मैं भूल चुका हूँ और मुझे याद नहीं है, आप सर दूसरा सवाल से पूछ सकते हैं। यदि ऐसे आप मना भी करते हैं तो आप भी एक वर्च्यू है कि आप अपनी पर्सनालिटी की ऑनेस्टी वाला आप फीचर बता रहे हो कि आप ऑनेस्ट हैं अपने लिए और आप वही बता रहे हैं। जी सर, जी सर। तो सर मेरा आपसे अंतिम सवाल ये रहेगा कि साक्षात्कार दे रहे अभ्यर्थियों के लिए कोई आपकी कोई विशेष टिप? मैं सभी अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूँगा, जैसे आप खुद हैं ठीक है वैसे ही बने रहें, कभी झूठ मूठ को दिखावा नहीं करें। यदि आपके अंदर कोई छोटी मोटी कमजोरी भी है तो उस पर काम करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बनावटीपन को एक एग्जामिनर को, आप इंटरव्यूअर को दिखाएं। कोशिश करें जैसा है वैसा रहें, कोई गलती की है तो उसको इम्प्रूव करते हुए इंटरव्यूअर के सामने जाएं। थैंक यू। साथियों, आप सुन रहे थे डॉक्टर रवि कुमार गोयल सर को। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
साथियों, अन्य रोचक जानकारियों के लिए टिप्स फ्रॉम टॉपर्स के इस सीरीज से जुड़े रहें।